नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन। सीएम धामी ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दून में अलर्ट, रूट डाइवर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर। श्रीनगर की मेयर आरती भंडारी की बीजेपी में वापसी। 8 पार्षद भी आए साथ। 2 कांग्रेसी पार्षदों ने भी थामा दामन। देहरादून में कांग्रेस ने की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक। जनजी से लेकर पूर्व सैनिकों तक ली जाएगी सभी की राय। सुझावों से तय होगा एजेंडा। देहरादून में लोडिंग वाहन से टकराई वैन। 2 की मौत, 5 लोग गंभीर घायल। इको का अगला हिस्सा पिचका। हरिद्वार जा रहे थे सभी। और उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 3 की मौत। पिथौरागढ़ में बोल्डर से बीआरओ का वैली ब्रिज ध्वस्त। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तराखंड में श्रीनगर नगर निगम की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उनके साथ ही 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षदों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। देहरादून के पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। आरती ने कहा कि वो श्रीनगर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उनके जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए। हमने उनका स्वागत किया है। हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। आप कैसे करें मुख्यमंत्री जी, हम सबके हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर से एक बार 2027 में भाजपा का झंडा लहराएंगे। लेकिन जब आपने कहा था कि जब आप निर्दलीय जीत करके आए थे, आपने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को आप ज्वाइन नहीं करेंगे। आज फिर देखिए एक साफ सी बात है, नगर निगम में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और नगर निगम में जितना लिमिटेड बजट आता है उसी हिसाब से काम होते हैं। और जब विकास की बात होती है तो देखिए मुझे आगे बहुत सारे काम करने हैं जिसमें सरकार की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं सारे भाजपा के हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें आने में। तो सिर्फ विकास के लिए ही और आगे
इधर उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक फुरकान अहमद ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदिया से मुलाकात की और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत की है। नामों की सिफारिश की है काटने की, किसी ने 30, किसी ने 100, किसी ने 75, ऐसे अलग अलग संख्या में सबने नामों को काटने की सिफारिश की है। लेकिन जब उनसे अप्रोच किया गया तो उन्होंने ये एफिडेविट बना कर दिए हैं कि हमने किसी नाम को काटने की कोई सिफारिश नहीं की है और जहाँ चलना है हम साथ हैं, कि हम जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे कि हमने कोई सिफारिश नहीं की। जब बातें तो बड़ी बड़ी करती सरकार लोकतंत्र की बारे में, लेकिन क्या इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होगा? वास्तविक रूप में ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और संविधान में विश्वास नहीं है। ये हर जगह फरेब करके, छल करके, धोखा करके, हर जगह अपनी अप्रोच बनाकर और सिस्टम को ध्वस्त करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस के पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक फुरकान अहमद के नाम को लेकर एसआईआर प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज किए जाने का मामला सामने आया। अपने नाम पर आपत्ति दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद विधायक फुरकान ने इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से उनके खिलाफ आपत्ति दर्ज हुई थी, जब वो उसके पास पहुंचे तो उसने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया है। काफी मेरे पास एफिडेविट भी है और बूथों पर जो और लोगों द्वारा आपत्ति लगाई गई, उन्होंने क्लियर कहा कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई। तो मेरी विधानसभा में लगभग 1700 आपत्ति आई। मेरा मानना है कि उनमें 99.99% सब फर्जी है। तो उन जिन लोगों के द्वारा ये आपत्ति लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांगे। मैंने आदरणीय अपने अध्यक्ष जी को अवगत कराया। डोईवाला और आसपास के इलाकों में उपभोक्ताओं से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद आज प्रवर्तन विभाग के सचल दस्ते ने जॉली ग्रांट में छापेमारी की है। इंडियन गैस एजेंसी के सप्लाई वाहनों की जांच के दौरान कई सिलेंडरों में गैस कम पाई गई है। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और सिलेंडरों को तौलकर पूरा लेखा जोखा तैयार किया है और नियम के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। घटतौली का मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने गैस एजेंसी और चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर के नंदपुर नरका टोपा गांव में तेलीपुरा नहर के किनारे रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है। कॉलोनी वासियों का ये आरोप है कि नहर की पटरी पर आवाजाही को लेकर खेत मालिकों से लगातार विवाद हो रहा और महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। सिंचाई विभाग की ओर से दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किए जाने पर विवाद और बढ़ गया। वहीं दूसरे पक्ष ने तहसील परिसर में धरना दिया है। कॉलोनी वासियों ने सिंचाई विभाग से मौके की जांच करके नियम के अनुसार रास्ते को स्थायी तौर पर खुलवाने की मांग की है। डोईवाला के लच्छीवाला मणिमाई मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार गाड़ी लोडर से टकराई, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई थी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में सियासी दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जनता से सीधा संवाद करके घोषणा पत्र तैयार करने का निर्णय किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कदम पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा अपनी रणनीति में हमेशा आगे रहती है और कांग्रेस की तरह आखिरी समय में कमेटियां नहीं बनाती। उन्होंने बताया कि पार्टी इस समय जनता से फीडबैक ले रही और घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों पर मंथन चल रहा है। भाजपा अपनी रणनीति हमेशा आगे रहती है। उनकी कमेटियां पहली बार नहीं हर बार बनती हैं। पहले बनाने का
उद्देश्य क्या है वो कांग्रेस के लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम अपने पूरे संगठन स्वरूप के साथ, और जब तक जनता से फीडबैक चीज़ों का नहीं आता है तब तक आप किसी प्रकार का मैनिफेस्टो तैयार नहीं कर सकते हैं। हमने मैनिफेस्टो के लिए ही बैठकें हमारी चल रही हैं, कौन कौन से विषय अपने घोषणा पत्र में आने चाहिए, उन सब विषयों की चर्चा भी हम आज की बैठक में हमने की है। सारा विषय मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ बातें राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के आंतरिक विषय की होती हैं, इसलिए सारे विषय के बाद ही हम अपनी सारी कमेटियों का गठन। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। गोदियाल का ये आरोप है कि कुछ लोग राजनीतिक दुर्भावना के चलते दूसरे लोगों के वोट निरस्त कराने के लिए आवेदन और फॉर्म भर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी योग्य मतदाता का वोट गलत तरीके से निरस्त कराने का प्रयास किया जा रहा तो ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। गोदियाल ने बताया कि कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाया है। एसआईआर के तहत जो दूसरे के वोटों को निरस्त कराने के लिए लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो गलत है और गलत जानकारियों के आधार पर सिर्फ इस नीयत से किसी के वोटों को निरस्त कर रहे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपराध कर रहे हैं और इस अपराध के प्रति न्याय हो सके ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो जब इस प्रकार की बातें हुई तो हमने भारत चुनाव आयोग से कल मिलने का समय मांगा था, लेकिन भारत चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया, केंद्रीय चुनाव आयोग से हमें समय नहीं मिल पाया। अब ये तो है कि हम विधानसभा वार ऐसे प्रकरणों पर जो सुनवाई होगी उस सुनवाई में हमारे लोगों को खड़ा करेंगे, जानकार लोगों को खड़ा करेंगे और एक एक वोट के लिए हम तर्क रखेंगे। ये हमने निश्चित किया है, हमने इसके लिए टीमें बना दी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कालसी हरिपुर घाट पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा। एक ओर लोक पंचायत सामाजिक संगठन भाजपा नेता रामशरण नौटियाल पर प्रतिमा स्थापना में बेवजह बाधा डालने का आरोप लगा रहा, तो वहीं दूसरी ओर रामशरण का ये कहना है कि वो मां यमुना की प्रतिमा के विरोध में नहीं है, लेकिन किसी भी हेरिटेज जगह पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। कालसी के हरिपुर क्षेत्र में मां यमुना नदी के तट पर प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में ऋषिकेश हरिद्वार की तर्ज पर मां यमुना घाट का निर्माण किया गया। इसी घाट के पास ही ब्रिटिश कालीन पुराने पुल के एक पिलर पर लोक पंचायत सामाजिक संगठन मां यमुना की प्रतिमा स्थापित करना चाहता है। प्रतिमा भी घाट पर पहुंच चुकी है, लेकिन स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। की स्वीकृति और उस पे झूला बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था उसमें 2023 में उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों ने पिछले 20 दिन पूर्व लोक पंचायत की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि यदि इसमें कोई स्वीकृति या कोई कृत्य कार्रवाई हुई है तो कृपया उसे जनता से अवगत कराएं। लेकिन आज 20 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक माननीय नौटियाल जी द्वारा इस संबंध में कोई कृत्य कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है। क्या मांग कर रहे हैं, सबसे आगे क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग तो माननीय नौटियाल जी से यही है कि वो उनके द्वारा जो ये विरोध किया गया है वो इस विरोध को वापस लें और लोक पंचायत को मूर्ति स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। देखिए, सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या अथॉरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही दोस्त है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूं। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें,
दूसरी बात यह है कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मंदिर, मस्जिद, जो भी कब्जे की जगह बने सब तोड़ दिए हैं, और ये लोग दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं पुल के पाए पे। गजब की बात है, सरकार में जो अधिकारी लोग हैं वो भी उस पर चढ़ के तो। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और बड़े उप जिला अस्पतालों का 31 मार्च 2027 तक NABH प्रत्यापन कराने को कहा है। उन्होंने प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा ताकि अस्पताल निर्धारित मानकों को समय पर पूरा कर सकें। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जनपदों की समस्याओं के तुरंत निस्तारण और शासन और जिलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए हर माह के पहले मंगलवार को समन्वय बैठक आयोजित करने को कहा है। इस बैठक में जिलाधिकारी ऐसे मामले शासन के सामने रख सकेंगे जिनके समाधान के लिए विभागीय समन्वय और शासन स्तर पर निर्णय की जरूरत है। संबंधित मामले की बैठक से पहले विभागों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि अधिकारी आवश्यक जानकारी और कार्रवाई के साथ ही इस बैठक में मौजूद रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में संबंधित जनपद और विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करके यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। करीब 45,000 मदरसा स्टूडेंट्स को धार्मिक शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना जरूरी किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि मदरसों को 30 सितंबर तक मान्यता लेने की मोहलत दी गई। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 7 मदरसों और 2 अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो 1 जुलाई 2026 से अपने फंक्शन में आ गया है, उसका उद्देश्य है कि और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि उनके विजन को साकार प्राधिकरण कर रहा है कि हम जितने भी मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 45,000 बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि जब वो मुख्य शिक्षा में आएंगे तभी वो ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएंगे। केवल धार्मिक शिक्षा से उनके पास ना तो रोजगार के अवसर है, ना उनके भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल दिखता है उसमें। तो उनके जो धार्मिक शिक्षा पढ़ना चाहिए उसके लिए मना नहीं है। मेन बात यह है कि हम उन्हें मेन स्ट्रीम में ला के मुख्य धारा में मुख्य शिक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हमने मदरसों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वो पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेंगे। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के चौमील क्षेत्र में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के झुंड के द्वारा किसानों की खेती को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। क्षेत्र की महिला किसान मनीषा बिस्ट और अन्य किसानों ने बताया कि गांव में घुस आए बंदरों के झुंड ने खेतों में लगाई गई मक्का और अन्य फसलों को तबाह किया है। इसके अलावा जो कीवी के फलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। किसान मनीषा ने यह बताया कि बंदरों के आतंक से पूरा क्षेत्र परेशान है। उन्होंने बताया कि भगाने पर बंदर हमला करने पर आमादा हैं। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिस्ट ने इस पर कहा कि बंदर फसलों को तबाह करने के साथ ही महिलाओं को और बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं। मक्के का खेत दिखाना चाहूंगी जिसमें कि बंदरों ने भयानक आतंक मचा रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मतलब बंदरों का आतंक हुआ है। ये नीचे एक मक्के का खेत है जिसमें मक्का लगाई गई थी, तो फसल तैयार होने वाली थी, उसमें बालियां भी आ गई है। कुछ टाइम बाद उसमें मक्का भी लग जाता, दाने भी आ जाते और उसको आज बंदर दिन में आके पूरा खेत मतलब बिल्कुल तहस नहस करके गए हैं। उनको तोड़ के उनका पूरा जो मतलब बीज का हिस्सा है उसको सब खा के गए हैं। आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती ने कुमाऊं मंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ अपराध
समीक्षा बैठक की है। इस दौरान आईजी ने सभी अधिकारियों को अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही कानून व्यवस्था मजबूत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष से पुरानी सभी विवेचनाओं को तत्काल पूरा किया जाए। इसके अलावा महिला अपराधों पर सभी जिलों की पुलिस तेजी से कार्रवाई करे। वहीं कुमाऊं में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर भी आईजी ने कहा कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहले हुई चोरी की घटनाओं में पुलिस टीमें लगातार तेजी से खुलासा करें और बढ़ते नशे के खिलाफ सभी जिलों की पुलिस आपसी तालमेल बनाकर तेजी से नशे के खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, आज ये क्राइम मीटिंग कंडक्ट की गई थी सभी जनपद के कप्तानों के साथ। इसमें जो पुरानी लंबित विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हुए जो 1 वर्ष से पुरानी विवेचनाएं हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको समय से समयबद्ध तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो 60 और 90 डेज़ के भीतर चार्जशीट पॉक्सो एवं महिला रिलेटेड अपराधों में फाइल होनी है उसकी भी समीक्षा की गई है और उसमें कतिपय कारणों को छोड़ते हुए जैसे कुछ में न्यायालय से स्टे है तो बाकियों का रिव्यू करते हुए ये इंश्योर कराया जा रहा है कि समयबद्ध रूप से चार्जशीट्स फाइल हों। देहरादून के बसंत विहार में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि पुलिस पर फायरिंग करके चोरी के वाहन पर बदमाश भाग रहे थे। बसंत विहार में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। वहीं तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। और इधर भारी बारिश के कारण पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर में भारी मात्रा में मलबा आने से मंदिर परिसर को काफी नुकसान हुआ है। अचानक आए इस मलबे ने मंदिर के अतिरिक्त कक्ष भंडार को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां रखी गई पूजा सामग्री, गैस सिलेंडर, बिस्तर, खाद्य पदार्थ सहित लगभग 25 लाख रुपए की संपत्ति पूरे तरीके से बर्बाद हुई है। साथ ही मंदिर परिसर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर परिसर में भारी मात्रा में मलबा भर चुका है। गनीमत ये रही कि उस समय सभी कर्मचारी मंदिर परिसर से बाहर आ गए थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।